एवरीवन। तो आज जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था सेल साइकिल। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल दो फेजेस में है, जिसमें कहा था इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज को मैंने कहा था वो इंटर माइटोटिक फेज भी होता है, मतलब दो माइटोटिक फेज के बीच का फेज, मतलब उसके बीच की स्टेज जो मैंने आपको बता दी थी कि वो भी फर्दर बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, G1 S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। तो अब जब G2 फेज में मैंने आपको कहा था कि G2 फेज है प्रिपरेशन किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो अब जो ये डिवीजन है, दिस G2 फेज इज फॉलोड बाय M फेज। M फेज क्या है? M फेज जो है दैट इज माइटोटिक फेज। ठीक है, तो अब जब G2 कंप्लीट हो गया, उसके कंप्लीशन के साथ ही डिवीजन शुरू हो जाती है उस सेल की। अब वो अच्छे से मैच्योर हो चुका है, अब इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेगा किस तरीके से? दो टाइप की डिवीजन होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो अभी हम माइटोसिस पढ़ने वाले हैं कि माइटोटिक डिवीजन क्या होती है। जो माइटोसिस है ये जो है सोमेटिक सेल डिवीजन है, सोमेटिक सेल डिवीजन है। ओके, जो सोमेटिक सेल्स है उनमें जो डिवीजन होती है, उनमें जो सेल डिवाइड होता है वो माइटोसिस से होता है। और तो इस वाले माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल नंबर जो है, ये जो आगे एक सेल डिवाइड हो गए वो बनाएगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, उनमें जो है ना एग्जैक्ट नंबर और एग्जैक्ट कॉपीज जो है ना वहां पे क्रोमोसोम की होंगी। तो ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं कि माइटोसिस एक्चुअल में क्या है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है, जो क्रोमोसोम्स है उनकी कंडेंसेशन होती है। माइटोटिक इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, segregation and separation। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस जो है ये क्रोमोसोम का कंडेंस होना, फिर सेग्रीगेट होना और फिर डिवाइड होना, फिर सेपरेट होना। ठीक है, ये वाला प्रोसेस है। अब ये कैसे होता है वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे होता है, यहाँ पर देखिए इसकी भी जो है ये माइटोसिस जो है बहुत चार फेजेस में, चार स्टेजेस में जो है डिवाइड हुआ है। तो जैसे आप देखिए माइटोसिस में सबसे पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, देन एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज। लेट्स सी वन बाय वन कि ये चार स्टेजेस क्या है और कैसे ये सेल को डिवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे प्रोफेज है, सबसे पहला फेज जो है प्रोफेज है। प्रोफेज जो है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ क्या? माइटोसिस। प्रोफेज इज व्हाट? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ये ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू बाकी के स्टेजेस में या फेजेस में। तो प्रोफेज, प्रो इज बिफोर, फेज मतलब अपीयरेंस किसकी? क्रोमोसोम की। अभी क्रोमोसोम बना दी है, अभी जो है अभी जिस स्टेज में सेल है, ठीक है, ये आया इसका न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, ये आया इसका न्यूक्लियोलस, ये आए इसके क्रोमेटिन फाइबर, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अभी जो है क्रोमोसोम की अपीयरेंस नहीं हुई है। अभी क्या हो रहा है कि ये क्रोमेटिन फाइबर्स, आपको याद होगा एस फेज में मैंने आपको कहा था कि वहां पर जो है एस फेज में क्रोमोसोम कंडेंस हुआ। ठीक है, कंडेंस होने पर जो है उसमें जो है वो दो इनमें बन जाता है, मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही कहा था ना, सेंटर में जुड़ जाते हैं बाई सेंट्रोमेयर, कि मैंने एस फेज में आपको बता दिया था। और इनके जो है उनके बोथ साइड जो है एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। ये मैंने आप
इंटरफेज में बताया था। इंटरफेज का जो ये जो है एस फेज है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि वहां पर जो है दो होमोलोगस जो है क्रोमेटिड फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, काइनेटिकोर जो है बोथ साइड्स उसमें लग जाता है, जो स्पेशल प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए प्रोफेज, अब बिफोर द अपीयरेंस ऑफ एक्चुअल क्रोमोसोम, तो वो क्या होगा इस फेज में, मैंने कहा ये है लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज है। इस फेज में सबसे पहले क्या होगा कि पूरा का सेल जो है वो स्फीरॉइड बन जाएगा, स्फीरॉइड शेप का बन जाएगा। ये जो है रिफ्रैक्टाइल बन जाएगा। नेचर इसका कैसा रहेगा, रिफ्रैक्टाइल एज वेल एज विस्कस, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये चेंजेस हो रहे हैं प्रोफेज में। ठीक है, स्फीरॉइड शेप का बन जाएगा, रिफ्रैक्टाइल नेचर होगा और विस्कस, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो है जो ये क्रोमोसोम्स है, जो है ना, मैंने आपको कहा था कि होमोलोगस पेयर जो यहाँ पे सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा कि इट स्टार्ट कोइलिंग। कोइल होने पे क्या बना रहा है, ये जो है कोइल और बनाएगा क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये बना दिया ना इसने, क्रोमेटिड ऑलरेडी बना दिया था एस फेज में। कोइल और फर्दर हुआ, वहां पर भी हुआ था ना, कंडेंस हुआ था, यहाँ पर फर्दर कंडेंसेशन होगी और इससे भी छोटे साइज का बन जाएगा, शॉर्ट एंड स्लेंडर यहाँ पे बन जाएगा। और ये क्या है, कोइलिंग इसकी होती है, ये लेंथ में कम होता है, शॉर्ट हो जाता है, स्लेंडर बन जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो क्या हुआ, डिसअपियर होना शुरू हो गया। ये डिसअपियर होना शुरू हो गया। डिसअपियर इज नॉट इन द सेंस कि गायब ही हो गया, बल्कि ये वेसिकल्स में जो है ना वो अलग अलग ब्रेक होके वेसिकल्स में चला गया और फैल गया पूरे के पूरे इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में। और यहाँ पे फिर क्या हुआ, फाइनली क्या होता है कि इसका न्यूक्लियर एनवेलप ही ब्रेक होना शुरू होता है। देखिए ये भी जो है टूटना शुरू होता है, डिसअपियर होता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। और यहाँ पर भी वंस अगेन लिखा टूटता नहीं है, ये भी वेसिकल्स बना के जो है ना वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ एंड कौन, न्यूक्लियर एनवेलप। सबसे पहली स्टेज माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस अब डिवाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, डिवाइड होने के लिए जो जो जरूरतें थी वो पूरी हो गई। अब पहली स्टेज डिवीजन में प्रोफेज है, दैट मींस बिफोर अपीयरेंस। ठीक है, किसका, क्रोमोसोम का। क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने कहा कि पूरा का पूरा सेल जो है स्फेरॉइड बन जाएगा, रिफ्रैक्टाइल बन जाएगा, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और मैंने क्या कहा कि क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस होंगे, कंडेंस होने से क्या होगा, कोइलिंग होगी और शॉर्ट स्लेंडर बॉडीज बनाएगी। ठीक है, ये क्रोमेटिड आया। फिर मैंने कहा न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा कैसे, मतलब टूटा तो वो जो है वेसिकल्स में वो फैल गया, किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है क्या हो गया, वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, अब जो ही न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, नाउ इट स्टार्ट्स नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज। हाँ, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बोलना भूल गई आपको कि यहाँ पर जो है हमें पता है कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में जो है ना वहां पे एक अनदर ऑर्गेनेली होता है, दैट इज सेंट्रियोल। इसमें भी है, तो इसमें क्या हुआ, सेंट्रियोल डबल हो गया। वो तो मैंने आपको G2 फेज में ही बोल दिया था, डबल हो गया। ये सेंट्रियोल जो है ना ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स और इनसे क्या होता है, एक्सटर्नल रेज निकलना शुरू होती हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने कहा ये सब कुछ तो हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर जो है क्रोमेटिड है वो फर्दर कंडेंस हो गया। अरे जो भी हुआ इसमें मैंने आपको बोला। इसके साथ में जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का क्या हुआ, सेंट्रियोल जो G2 फेज में ऑलरेडी डबल
ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और अलग होते होते इनमें क्या है, एक्स्ट्रल रेज बन रही है। एक्स्ट्रल रेज किसकी बनती है, एक्स्ट्रल रेज, ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, कहा था ना यहाँ पर क्या है, ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, यहाँ पर यही बनाता है ना सेंट्रियोल को, तो यही सेंट्रोसोम रेस्पॉन्सिबल है एस्ट्रल रेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन, और ये तब होगी ना जब सेंट्रियोल जो है वो क्या होंगे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, ठीक है। तो ये हुआ किसमें, प्रोफेज में। अब जब न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हुआ, इट स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ किसकी, मेटाफेज, ठीक है। अब हम मेटाफेज में पढ़ते हैं कि मेटाफेज में क्या हुआ, तो इसको जो है आई होप ये समझ आ गई। प्रोफेज में एक्चुअल में हुआ क्या है, अब हम देखते हैं मेटाफेज में क्या होता है। अब देखिए मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, इसमें बनती है, मैं पॉइंट बता देती हूँ, इक्वेटोरियल प्लेट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, क्यों, क्योंकि अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, नंबर जानना है कि नंबर कितना है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो हम मेटाफेज स्टेज पर ही पता करा सकते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद। मेटाफेज पर ही हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम कैसे है और कितने नंबर में है किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या हुआ, देख लीजिए फिर से, सेल है, क्या हो गया, अब इसमें जो है नहीं रहा, क्या नहीं रहा, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप नहीं रहा, तो ये आया यहाँ पे, ये आया सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल से निकल रही है एस्ट्रल रेज, ये तो निकली। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सेंट्रियोल से देखो, सपोज यहां पहुंच गया, अब क्या होगा मेटाफेज में कि ये जो एस्ट्रल रेज है ये स्पिंडल फाइबर्स में कन्वर्ट होके कैसे, कि ये जो है, जो क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ जुड़, काइनेटोकोर उसके साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, ठीक है, इनके साथ जुड़ने लग जाता है, चिपक गया इनके काइनेटोकोर के साथ, सेंट्रोमेयर के साथ। तो अब ये जो है स्पिंडल फाइबर्स बने, एस्ट्रल रेज अब इंक्रीज हो गई लेंथ में, तो उन्होंने फाइबर बनाया जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़ गए, किसके साथ, क्रोमेटिड्स के साथ। क्रोमेटिड्स क्या है, यहाँ पर देखिए, क्रोमेटिड मैंने कहा था जो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर इनके दोनों साइड में होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि ये दोनों साइड से इसको चिपक जाता है, ठीक है। तो ये आ गया इसके। अब क्या हुआ, जो ही स्पिंडल फाइबर इसके साथ जुड़ गए, ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जो है ना ऑर्डर में कहाँ पे आएंगे, सेंटर में, इक्वेटर पे, सेल के सेंटर में, बीचों बीच इक्वेटर पे जो है ना वो क्या करेंगे, वहां पर प्लेस हो जाएंगे। मैं जैसे दिखा देती हूँ आपको, पहले तो थे ना बहुत डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, तो अब क्या हुआ, जब स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ जुड़ गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये सारे के सारे क्रोमोसोम है वो कहाँ पे जुड़ जाते हैं, वहां कहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, इक्वेटर पे, जो सेल का इक्वेटर है। देखिए फिर ये वाला स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये आया दूसरा वाला सेंट्रोमेयर, ठीक है। तो ये देखो ऐसे आ गया, इस वाले फेज को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये समझ आया आपको, इक्वेटोरियल प्लेट बन गई, सारे के सारे जितने भी पूरे के पूरे सेल में क्रोमोसोम है, अगर हम कहें कौन सा कि ह्यूमंस की बात करें, उनमें क्या है 23 पेयर्स, और सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है ना प्लेस हो गए, लोकेट किया उन्होंने। तो अब देखे ये हो गया, ये आया मेटाफेज। अब क्या हुआ, जो ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, उसके बाद नया फेज जो है एनाफेज शुरू होता है। एनाफेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको बता देती हूँ, एनाफेज वेरी शॉर्ट फेज है, इसमें कुछ नहीं, बस क्या हुआ कि जो
स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ जुड़े, ये क्या करते हैं, स्टार्ट इसको पुशिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये सेंट्रियोल इसको अपनी तरफ खींचेगा, वो भी उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, खींच रहा है, खींचा जाने में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये इसके सेंट्रोमियर से टूट जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टूटने पर ये क्या हुआ, मैंने कहा स्पिंडल फाइबर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये यहाँ को गया, ये यहाँ को गया, ऐसे ही यहाँ भी देखो, ठीक है, ऐसे होगा। तो आप जब ये खींच रहे हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ डीपॉलीमराइजेशन हो रही है, क्योंकि आपको इन सबको अपनी तरफ लेना है, डीपॉलीमराइजेशन होगी। एनाफेज में डीपॉलीमराइजेशन होती है। इस डीपॉलीमराइजेशन होने की वजह से जो है, जो क्रोमेटिड है वो स्प्लिट हो जाते हैं, और अब हम कह सकते हैं ये बन गए क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डीपॉलीमराइजेशन मीन्स कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल, ये फाइबर्स किसके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। इफ यू रिमेम्बर, मैंने सेंट्रियोल में आपको समझा दिया था कि वहां भी उसका एक फंक्शन था, सेंट्रियोल ये जो है एस्ट्रल रेज बनाना या स्पिंडल फाइबर बनाना। मैंने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, वो वन आफ्टर अनदर जो है ना क्या बनता है, एक चेन बनाते हैं, एक फाइबर जैसा बनाते हैं, इसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। डीपॉलीमराइजेशन क्या हुआ, यहाँ से क्या करेगा, इसको एक 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 करके जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स को निकालते जाएगा, और इसकी वजह से जो स्पिंडल फाइबर है शॉर्ट लेंथ हो जाएगी, और ये खींचातानी में सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसमें सारे के सारे इनको ले गए, अपनी अपनी तरफ ले गए, ये आया यहाँ पे, ये वाले इधर को, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, इधर भी बहुत सारे हैं, हाफ नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखो, आधे क्रोमोसोम ऊपर गए, आधे क्रोमोसोम नीचे गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये सब अलग हो गया, अब लास्ट स्टेज टीलोफेज आ जाती है। टीलोफेज में क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसके इर्द गिर्द है, मैंने कहा था ना पहले, वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हुआ था, तो वो क्या होगा, स्टार्ट रीअपियरिंग। जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप है, दे स्टार्ट रीअपियरिंग। रीअपियर होने से क्या होगा कि अब जो है न्यूक्लियस दो हो गए, सेल में जो है क्या बना, ये है सेल, ये है एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, अब एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए, ये है न्यूक्लियर एनवेलप जो टीलोफेज में रीअपियर हो गया, ठीक है, और ये जो है आया इसका न्यूक्लियोलस, ये भी रीअपियर हो गया। और अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम, इससे पहले मैंने कहा था कॉइल्ड फॉर्म, स्लेंडर शॉर्ट फॉर्म, अब ये क्या करेगा, अनकॉइल होना शुरू करेगा, ये अनकॉइलिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्म होना शुरू होता है, मतलब प्रॉपर दो न्यूक्लियस बन गए। प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो कहाँ, टीलोफेज में बने। अब टीलोफेज में जब दो न्यूक्लियस बन गए, अब एक सेल में दो न्यूक्लियस नहीं है। यहाँ पर देखें कि जो ये मैंने जितने भी ये फेजेस पढ़ाए ना, इन सब को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये जो चार फेजेस मैंने बोले ना, पूरे के पूरे में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, नाउ दिस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय व्हाट, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब किसकी बारी है, ये जो इसके इर्द गिर्द जो है ना साइटोप्लाज्म है, इसका डिवाइड होना है। अब हम वही पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिए, अब दो न्यूक्लियस हो गए, एक सेल है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके सेल के पेरिफेरी में कौन से
होती है और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ जो है ना देखो इन्वेजिनेट होना शुरू होता है। हो गया ना, ऐसे करते करते और कंस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ का जो रिंग्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट है होते होते क्या होगा कि माइक्रोफिलामेंट की कंस्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज्यादा कंस्ट्रिक्ट होगा। कंस्ट्रिक्शन पे देखो यहाँ पर ऐसे हुआ, इसके बाद की स्टेज जो है ये देखिए, और अब देखिए फाइनली 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। माइक्रोफिलामेंट की कंस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से सेंटर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वर्ट इन्वेजिनेशन करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो होते होते ज्यादा कंस्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी सेंटर में। आपने बलून देखा है, बलून को आप फुला दो और उसके बाद उसको सेंटर से दोनों हाथों से ऐसे करो ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे होती है सिचुएशन। ठीक है, ऐसे ही करते करते पूरा का पूरा बीच में आप उसको गांठ मार दो, 2 बलून बन जाएंगे ना एक के, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो है क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी के साथ माइटोसिस आज हमने खत्म कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।